पगलपन प्यार की चैप्टर 16 में वापस आऊंगी। वापस उसके कमरे में मदर ज्योति उसका सामान पैक कर रही थी। जैसे ही रितिका ने खाली अलमारी को देखा, ऐसा लगा जैसे उसका दिल भी खाली हो गया हो। उसने खुद को खोया हुआ महसूस किया। मदर ज्योति ने उदास मिस वर्मा को देखा जो बिस्तर पर बैठी थी। उन्हें उसके लिए बुरा फील हुआ। वो उनकी स्वर्गीय मैडम की इकलौती बेटी थी, जिन्होंने 15 साल तक सड़कों पर भटकती जिंदगी बिताई। अब जब वह लास्ट में वर्मा फैमिली में वापस आ गई है तो उसे तुरंत दूर भेजा जा रहा था। मदर ज्योति ने उन शुरुआती पलों को याद किया जब मिस वर्मा अभी अभी लौटी थी। वह एक घायल हाथी की तरह थी, अधीर और असहाय, हमेशा वर्मा फैमिली में सभी के खिलाफ बिहेवियर देती थीं। बूढ़ी मैडम वर्मा केवल मिस प्रिया की परवाह करती थी और मिस ऋतिका की उपेक्षा करती थीं। काव्या एक अच्छे इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन दिल से उनके लिए बुरी योजना बना रही थी। अनु और वह हमेशा ऋतिका के लिए चीजों को मुश्किल बना रही थी। बूढ़े मिस्टर वर्मा भी उसके प्रति ठंडे थे। उस दिन बैकयार्ड में उसने देखा कि यह मिस प्रिया थी जो गलती से झील में गिर गई थी, लेकिन उसने जोर देकर कहा था कि मिस ऋतिका ने उसे धक्का दिया था। मिस प्रिया के शब्दों का साथ देने वाले कुछ नौकरों के साथ ओल्ड मिस्टर वर्मा, ओल्ड मैडम वर्मा और मास्टर अजीत वर्मा ने कंक्लूजन निकाला कि यह मिस ऋतिका की गलती थी और उन्हें एक अच्छा लेक्चर दिया। मिस ऋतिका, आपकी सभी चीजें अच्छे से रख दी गई हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए ऋतिका ने धीरे धीरे एक साफ नजर पाई। उसने देखा कि अलमारी में उसके कुछ कपड़े और कुछ ज्वेलरी थी। वह मुस्कुराई। मेरे पास वैसे भी बहुत सारा सामान नहीं है, मैं बाकी सारा सामान लाऊंगी। नहीं तो मुझे ग्रापी को मेरे लिए और चीजें खरीदने के लिए परेशान करना पड़ सकता है अगर कुछ कमी रह जाती है। मदर ज्योति को टायर्डनेस महसूस हुई। मेरी बेचारी मिस ऋतिका, स्वर्गीय मैडम आपको स्वर्ग से देख रही होंगी। वह आपको एक अच्छी लाइफ जीने का आशीर्वाद देगी, उसने कहा। उसके लिए रिग्रेट है। ऋतिका अपनी खोई हुई सिचुएशन से बाहर गई। उसने कहा, हाँ, ये सही है। माँ मुझे स्वर्ग से देख रही है, उसने मेरे द्वारा सही गए दर्द और पीड़ा को देखा होगा, इसलिए तो मुझे रिबर्थ का मौका दिया ताकि मैं अपने फेथ को कंट्रोल कर सकूं। मदर ज्योति ने सारी पैकिंग खत्म। ऋतिका ने खाली कमरे को देखा। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, जैसे कि वह सिर्फ एक गेस्ट थी जिसने कमरा किराए पर लिया था। उसने अपनी फीलिंग बदली और हल्के से हवा में बोली, मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ, वो वापस आ जाएगी। मदर ज्योति ने नौकरों को ऋतिका का सामान लिविंग रूम में ले जाने का ऑर्डर दिया। काव्या और अनु वहां सोफे पर बैठे थे और बेजी नौकरों को उसका सामान ले जाते हुए देख रही थी। वो मन ही मन में बहुत खुश थी। अनु ने एक्साइटेड वे में पूछा, सिस, तुम कहाँ जा रही हो? ये सामान और पार्सल क्यों? लेकिन अनु उसके घाव पर नमक मलती रही। तुम अभी कुछ दिनों के लिए वर्मा फैमिली में लौटी हो और अब तुम खुद का सामान लेकर जा रही हो। क्या दादाजी ने तुम्हारा पीछा किया? इस टाइम ओल्ड मिस्टर वर्मा सेकंड फ्लोर पर सीढ़ी पर खड़े थे। वह इतना गुस्से में था कि उसके सीने में दर्द हो गया जब उसने देखा कि कैसे सच्ची वर्मा फैमिली की बेटी को एक नीच गोद ली हुई बेटी द्वारा धमकाया जा रहा था, और फिर भी उसे खामोशी से पीड़ित होना पड़ रहा है। सोफे पर बैठी अच्छी सहज बहू भी काफी खुश दिख रही थी, मानो वह ऋतिका के बेडलिक पर घमंड कर रही हो। क्या तुम रियली में चाहते थे कि ऋतिका को मेरे द्वारा वर्मा फैमिली से बाहर कर दिया जाए? एक गहरी और गुस्से वाली आवाज सुनकर काव्या और अनु ठंड से जम गई। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि ओल्ड मिस्टर वर्मा सीढ़ियों पर खड़े थे और वे सब कुछ सुन रहे थे जो कुछ भी अनु ने पहले कहा था। काव्या उनकी आंखों में दूर से ही अधिकार को महसूस कर सकता था, गुस्से और कोल्डनेस के साथ। ओल्ड मिस्टर वर्मा अपने जवानी के दिनों में अपने इफेक्ट और डिसीजन के लिए जाने जाते थे। हालांकि सत्ता की यह पौवा उनके बिजनेस की दुनिया छोड़ने के बाद भी कम नहीं हुई थी। काव्या पीली पड़ गई और उसने जल्दी से जवाब दिया, पिताजी, अनु का मतलब यह नहीं था। वह सिर्फ एक मासूम और आउटस्पोकन बच्ची है। हो सकता है उसने गलत बातें कही हों। कृपया इसे उसके खिलाफ न रखें। अनु डर के मारे जम गई। दादाजी, मैं
ओल्ड मिस्टर वर्मा थोड़ा नर्म हुए। उन्होंने कहा, आप दोनों को निराश करने के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। रितिका के ग्रैपी ने फ़ोन किया और मुझे उसे लाने के लिए कहा ताकि वो कुछ टाइम उसके साथ रह सके। वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। काव्या हैरान थी। उसे फॉरेन क्यों नहीं भेजा जा रहा था? उसके गुप्ता फैमिली में रहने की योजना क्यों बदली? बूढ़े मिस्टर वर्मा की आंखों में एक क्रूर इमोशन था। जब रितिका दूर होती है, यदि तुम कोई और परेशानी पैदा करते तो तुम उससे दूर नहीं होंगे। या तो मैं या कोई और तुम्हारी देखभाल करेगा। काव्या ये सोचकर कांप गई कि ओल्ड मिस्टर वर्मा कितने साफ सुथरे दिमाग वाले थे। लगभग कोई भी बुरे इरादे नहीं थे जो उसकी नज़रों से बच सकें। उसने मुड़कर रितिका को देखा, जो चुपके से मुस्कुरा रही थी। वो लगभग भूल चुकी थी कि रितिका का ओल्ड मिस्टर गुप्ता के साथ रिलेशन था। काव्या को अचानक रितिका को फॉरेन भेज देने का आइडिया देने पर रिग्रेट हुआ। उसने अनजाने में उसके लिए गुप्ता फैमिली में जाने का बहाना बना लिया था। ओल्ड मिस्टर गुप्ता को लिटरेचर वर्ल्ड में हाई लेवल प्राप्त था और हर कोई उनसे डरता था और उनका सम्मान करता था। गुप्ता फैमिली में जाना रितिका की पीठ में पंख जोड़ने जैसा होगा। ये सोचकर ही वह घबराने लगी। लेकिन उसे ये भी याद था कि ओल्ड मिस्टर गुप्ता का बिहेवियर कोल्ड था। जब प्रिया ने सालों पहले वर्मा फैमिली में एंटर किया, तो उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। वे केवल स्पेशल ओकेजन के दौरान मिले और उनके बीच क्लोज रिलेशन नहीं थे। इन सभी सालों में प्रिया को गुप्ता फैमिली से कोई लाभ नहीं मिला। इसकी तुलना में रितिका और भी ज्यादा बुरी थी। ये संभावना नहीं है कि ओल्ड मिस्टर गुप्ता उसके लिए अच्छे होंगे और उसे भी गुप्ता फैमिली से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने अनु को गौर से देखा। वर्मा फैमिली ने जो कुछ भी आपको दिया है, हम उसे आसानी से वापस भी ले सकते हैं। अगर ऐसा कभी होता है, तो आपके सौतेले डैड भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मैनली से सौतेला पिता वर्ड्स पर जोर दिया और उसे अपने वर्ड्स को एक सीरियस चेतावनी के रूप में लेने का संकेत दिया। अनु डर से पीली पड़ गई। उसने जोर से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में रितिका के लिए नफरत भर गई। ये सब ये बिच थी, रितिका की गलती थी। नहीं तो दादाजी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। रितिका, देखना, मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगी। ओल्ड मिस्टर वर्मा जानते थे कि वो क्या सोच रहे हैं। रितिका 15 साल से फैमिली से दूर थी और उसका पास्ट भी अच्छा नहीं था। उसका वर्मा फैमिली से कोई रिलेशन नहीं था। इसके अलावा ओल्ड मैडम वर्मा और अजीत वर्मा दोनों उसे पसंद नहीं करते थे। एक बार जब वे वर्मा फैमिली को रितिका से नफरत करने में सफल हो गए, तो वे वर्मा फैमिली की सारी संपत्ति के असली उत्तराधिकारी होंगे। रितिका की वापसी ने काव्या और उसकी बेटी अनु के लालच को भड़का दिया था और इसने उनके लिए अपने भीतर के लालच के अकॉर्डिंग काम करने का मौका भी पैदा किया। ओल्ड मिस्टर वर्मा गुस्से में लिविंग रूम से बाहर निकल गए। रितिका धीरे धीरे काव्या की ओर बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। वह झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, रुको, मैं वापस आ जाऊंगी। बहुत सारे अवसर हैं। रितिका की हल्की सांस जब उसके कानों पर पड़ी, उसे खुजली और जलन महसूस हो रही थी, जैसे कोई कैटरपिलर उसके कानों पर रेंग रहा हो। काव्या ने एक फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा, रितिका, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा क्या मतलब है। रितिका अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ आमने सामने आ गई। उसकी लंबी उंगलियों ने उसके सीने की ओर इशारा किया और कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा दिल समझता है। उद्धरण चिन्ह। रितिका की इस हरकत से काव्या का दिल दौड़ गया। जब तक उसने आखिरकार खुद को शांत करना शुरू किया, तो तब तक रितिका पहले ही वर्मा मेंशन से बाहर निकल चुकी थी। 17 ग्रैम्पी। उनकी कार गुप्ता मेंशन के सामने रुकी। गुप्ता मेंशन एक बहुमंजिला मेंशन था जिसे फॉरेनर डिज़ाइन पर आधारित स्ट्रक्चर पर बनाया गया था। इसके सामने के बरामदे में 6 आयोनिया डिज़ाइन के खंभे थे। सभी दीवारों को क्रीम सफ़ेद कलर में पेंटेड किया गया था। डिज़ाइन एक्सीलेंट था। रितिका के सामने जानी पहचानी बिल्डिंग आने पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गुप्ता फैमिली मुगल वंश के एंड के टाइम के बाद से एक विद्वान परिवार के वंशज थे।
वर्मा फैमिली की तुलना में इसकी बहुत गहरी विरासत थी। अंग्रेजों के कब्जे के दौरान गुप्ता फैमिली के पूर्वज को राजधानी विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें स्टडी करके समाज को मजबूत करने की अवधारणा को फैलाने और शिक्षित करने का काम सौंपा गया था। गुप्ता फैमिली को लगातार हमलों का सामना करना पड़ा और गुप्ता फैमिली के ज़्यादातर सदस्य मारे गए। जब यह नवीन गुप्ता तक पहुंचा तो तब वो परिवार का इकलौता वंशज था। उसके ग्रपी का नानी से बहुत करीबी रिलेशन था और वह अधेड़ उम्र में पिता बन गया। इसलिए जब दादी माँ की तरह डायस्टोसिया से मर गईं, तो उन्होंने फिर से मैरिज न करने का फैसला किया। हालांकि गुप्ता फैमिली के प्रभाव में गिरावट आई, फिर भी सभी ने उनको रिस्पेक्ट किया। गुप्ता फैमिली की गहरी विरासत के अलावा नवीन गुप्ता ने खुद को साहित्य जगत में एक इम्प्रेसिव व्यक्ति के रूप में भी स्थापित किया था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके प्रति अनादर दिखा सके। उसकी पिछली लाइफ में जब ऋतिका वर्मा फैमिली में लौटी थी, एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा ग्रपी उसे थोड़े समय के लिए अपने पास ले आया था। उसने देखा कि वह कितनी रफ थी, इसलिए उसने उसे कविता, शतरंज और पेंटिंग में टैलेंट सिखाने का फैसला किया। वह उसके साथ सख्त था। उस समय उसने सोचा कि वो पहले से ही वर्मा फैमिली की सच्ची बेटी है और इसलिए उसका बिहेवियर घमंडी और इम्पेशंस था। वो किसी भी डिसिप्लिन का सामना नहीं करेगी, इसलिए वह चुपके से वर्मा फैमिली में लौट आई। जब काव्या ने बाद में उनके बीच कलह के बीज बोया, तो ग्रपी के साथ उसके रिलेशन और भी खराब हो गए। उसके बाद ग्रपी वर्मा फैमिली में कई बार ऋतिका से मिलने आए। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और घर पर ही उनकी मौत हो गई। उसके शरीर की खोज उनके छात्र को 3 दिन बाद ही हुई थी, जब वो उनसे कनेक्ट कर नहीं पा रहा था। ऋतिका को इस बात का रिग्रेट था कि वह अपनी लास्ट लाइफ में कितनी बुरी थी। उसने इस बार ग्रपी के पास रहने और उसे लंबी उम्र का आनंद लेते देखने का फैसला किया। ऋतिका, ऋतिका, ऋतिका ने अपने आंसू वहीं रोक लिए। दादाजी। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने उसके एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया। उसे आज सुबह की घटना याद आई और उसके मन में उसके प्रति गिल्ट और दया का इमोशन था। हम आ चुके हैं। तुम्हारे द्वारा किस बारे में सोचा जा रहा है? तुम इतने गहरे विचार में थे कि तुमने मुझे तुम्हें बुलाते नहीं सुना, उन्होंने पूछा। ये कुछ भी नहीं है। जब मैंने इस इमारत को देखा तो मुझे बस एक मजबूत एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि यह जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरा है। ये सही है। इस इमारत की इतिहास में एक समृद्ध विरासत थी। इसने अपने बैडलक के मीडियम से वेल्दी गुप्ता फैमिली को देखा है और नवीन गुप्ता के अकेले जीवन को भी देखा है। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने आह भरी। ये बंगला सरदारों के जमाने से बना है। उस समय से लेकर अब तक 90 साल से अधिक हो चुके हैं। इसका रिनोवेशन किया गया है और इसके कुछ हिस्से का कई बार रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ रहना तुम्हारे ग्रपी की इच्छा है। ड्राइवर रवि ने ओल्ड मिस्टर वर्मा के लिए दरवाज़ा खोला। ऋतिका उन्हीं के पास गई और उन्हें उसने अपनी बांह से पकड़ लिया। काले धातु के गेट पर गुलाब उग रहे थे। लाल, सफ़ेद, आलू रंग और गुलाबी गुलाब सुंदर और शानदार थे। चारों ओर ताजे फूलों की सुगंध से भर गया। ये सबको मोहित कर देने वाला क्षण था। एक कुंवारा और तेज दिखने वाला और सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा दोनों एक साथ बाहर आए। ऋतिका ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। वो गुप्ता फैमिली के हाउसकीपर अंकल किशन थे और सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा उसका ग्रपी नवीन गुप्ता था। अंकल किशन जल्दी से मेटल गेट खोलने आए। उसने ऋतिका को देखा, जो चुपचाप वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में से आंसू छलक रहे थे। वह दिखती है बहुत सेम, उसने कहा। तब उन्होंने महसूस किया कि गेस्ट को बाहर खड़े रहने देना उनके लिए रुडनेस थी। उसने तुरंत फाटक को चौड़ा करके खोला और उनका वेलकम किया। ओल्ड वर्मा, मिस यंग लेडी, प्लीज अंदर आएं। ऋतिका ने अंकल किशन को थैंक्स कहा और दादाजी को आंगन तक पकड़ना जारी रखा। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि ग्रपी उसे सिर से लेकर पांव तक देख रहे हैं। उसकी आंखें अभी मिक्सड फीलिंग से भरी थीं। वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने हंसकर उनका वेलकम किया। ओल्ड गुप्ता, हमने काफी टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा है। आप अभी भी वही हैं,
बूढ़े लेकिन मजबूत और फिट हैं। दादाजी और ग्रापी बचपन में अच्छे दोस्त थे। ग्रापी अपनी बेटी की शादी वर्मा फैमिली में करने से खुश थे। हालांकि रितिका की मां की डेथ के बाद दोनों फैमिली ने शायद ही कभी एक दूसरे को देखा हो। थैंक्स। बूढ़े मिस्टर गुप्ता वहां चुपचाप खड़े थे, एक सरू के पेड़ की तरह मजबूत और अटूट प्राउड की फीलिंग के साथ। केवल 2 सीधे शब्दों के साथ उन्होंने ओल्ड मिस्टर वर्मा को गिल्ट का एहसास कराया। वह धीरे धीरे ऊपर चले गए और उन्होंने रितिका को अपने साथ खींच लिया और इंट्रोड्यूस कराया। ये रितिका है, हमारी प्यारी पोती। मैं उसे तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ। वह दिखने से लेकर बिहेवियर तक बिल्कुल शहर की तरह दिखती है। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने अपनी पोती को ध्यान से देखा, जो गुलाबों से भरे गेट के पीछे खड़ी थी। रितिका ने हल्के हरे रंग की पीच ब्लॉसम ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें हरे रंग की जेड जेम एक्सेसरीज थीं। वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने अपनी पोती को पहली नज़र में ही पहचान लिया क्योंकि वह अपनी स्वर्गीय मां से काफ़ी मिलती जुलती थी। यही शायद रिश्तेदारी की पावर थी। कंफर्मेशन के इन वर्ड्स ने रितिका को कॉन्फिडेंस दिया। वह तुरंत अपनी टकटकी से उबर गई और उसने उन्हें ग्रीट किया। ग्रापी, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। वह बहुत ही खुश हुए और उन्होंने लगातार 3 बार मिक्सड फीलिंग के साथ ग्रेट शब्द कहा। उन्होंने अपने कांपते हाथों से उसके बालों को छुआ, वह अपनी तेज फीलिंग को कंट्रोल करने में असमर्थ थे। रितिका की आंखों में फिर से आंसू आ गए। ग्रापी अपनी पोती को फिर से देखकर कितना खुश हुआ। इस सीन को देखकर ओल्ड मिस्टर वर्मा रिश्तेदारी की पॉवर से प्रभावित हुए। बरसों पहले जब प्रिया ओल्ड मिस्टर गुप्ता से मिलने आई तो उसे वह पसंद नहीं आई। प्रिया ने उसे खुश करने की कितनी भी कोशिश की, उसने हमेशा उसे कोल्ड लुक दिया था। टाइम के साथ उनके रिश्ते में खटास आ गई। ओल्ड मिस्टर गुप्ता अंकल किशन की ओर मुड़े और कहा, किशन, नौकरों को रितिका का सामान उसके कमरे में ले जाने के लिए कहो और उसे वापस आराम करने के लिए ले आओ। दादाजी, ग्रापी, प्लीज़ मेरे कमरे में सामान को अनपैक करने के लिए जाने के बाद मुझे बात करें। उसने बंगले में ओबीडियंट तरीके से अंकल किशन का पीछा किया। उसने खुद को माफ़ किया और दोनों बड़ों को उनकी बातचीत करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अपने कमरे में वापस जाते समय अंकल किशन इस नई यंग मिस्ट्रेस को देख रहे थे, जो अभी अभी वापस लौटी थी। उनके सरप्राइज के लिए यंग मिस्ट्रेस उसके बारे में सुनी गई रयूमर से बहुत ही अलग थी। बुरे तरीके से बिहेव करने के बजाय वह अपनी स्वर्गीय मां की तरह ही सुंदर थी, जो अभी बंगले में अपने नए एटमॉस्फेयर का ऑब्जर्वेशन कर रही थी। इससे पता चलता है कि वह एक रेप्यूटेटेड और अटेंटिव इंसान थी। चाचा किशन को याद आया जब प्रिया जैन पहली बार आई थी। हालांकि वह अपर क्लास की और प्रेजेंट करने सूटेबल दिखती थी, लेकिन वह मालकिन की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। प्रिया की आंखों में लालच का इमोशन था जब उसने घर में अच्छे डिज़ाइन और महंगे फर्नीचर को देखा। इसने ओल्ड मिस्टर गुप्ता को बहुत ही निराश किया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो वास्तव में एक नकल थी। सौभाग्य से ओल्ड मिस्टर गुप्ता इतने समझदार थे कि उन्हें किसी द्वारा ऐसे धोखा नहीं दिया जा सकता था। अंकल किशन ने फिर से अपने सामने यंग मालकिन की ओर देखा। वह स्वर्गीय मालकिन की सच्ची बेटी थी, जो डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से स्पॉटेड थी। वह वास्तव में वर्मा और गुप्ता फैमिली की संतान थी, इसलिए उसका एक यूनिक मूड था। यंग मालकिन, ये सामने वाला रूम स्वर्गीय मालकिन का था। ओल्ड मास्टर गुप्ता ने मुझे इसे आपके रुकने के लिए इसे साफ करने का ऑर्डर दिया है, उन्होंने बताया। रितिका ने ऊपर देखा और देखा कि एक खिलता हुआ वाइबनम पेड़ हवा में इनायत से नाच रहा है। पंखुड़ियां बर्फ की तरह सुंदर थीं। यह इतना शानदार और मनमोहक क्षण था कि यह सफ़ेद भी करामाती हो सकता है। 18 हरम, अंकल किशन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वाइबनम के फूल स्वर्गीय मालकिन के फेवरेट हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने कमरे के सामने ये वाइबनम का पेड़ लगाया था। आप उनकी बेटी हैं, कोई सरप्राइज नहीं कि आपको भी वाइबनम के फूल इतने पसंद हैं। तब से लेकर 30 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। उद्धरण चिन्ह, ये बहुत खूबसूरत है।
गुप्ता फैमिली के बंगले का वाइबनम ट्री वर्मा की हवेली के बंगले से ज्यादा खूबसूरत था। ग्रपी उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे थे क्योंकि यह उसकी मां का फेवरेट था। अंकल किशन रितिका को कमरे में ले गए। यंग मालकिन, प्लीज बेझिझक मुझे बताएं कि क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है, उन्होंने कहा। थैंक्स अंकल किशन, रितिका ने कहा। थैंक्स अंकल किशन, रितिका ने कहा। चाचा किशन ने नौकरों को रितिका का सामान खोलने का ऑर्डर दिया। वर्मा फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर थी। यंग मालकिन एक वीक से ज्यादा टाइम के लिए वापस नहीं आई है और फिर भी उसके पास ज्वेलरी के कुछ पीसेस के साथ बहुत कम सामान है। रिप्रेजेंटेबल ज्वेलरी का एक पीस भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रितिका ने अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की। उसकी पिछली लाइफ में अंकल किशन ने भी उसके साथ अच्छा बिहेव किया था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। वो पर्सनल रीजन से जल्दी ही अपने गांव वापस लौट गए थे। रितिका ने कमरे के चारों ओर देखा। अगरवुड से बना एक बड़ा बिस्तर था। इसकी डार्क कलर की लकड़ी की सतह पॉलिश से चमक रही थी। नेचुरल लकड़ी के निशान और छेनी के निशान अनइक्वल थे लेकिन बहुत ही सुंदर थे। सतह के चारों ओर हल्की क्रैक लाइंस फैली हुई थी और वह अगरवुड की हल्की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकती थी। अगरवुड में एक अलग ही फ्रेग्रेंस की खुशबू होती है जो आमतौर पर किसी भी बुराई को दूर करने, मेंटल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, हेल्थ बनाए रखने, कीड़ों को दूर रखने और यहाँ तक कि लकड़ी को भी नमी से सूखा रखने की कैपेसिटी के लिए जानी जाती है। इस प्रकार की लकड़ी आजकल कम पाई जाती है। अगरवुड से बना यह बड़ा बिस्तर सालों पहले दादी की शादी के लिए दहेज था। अगरवुड से बना यह बड़ा बिस्तर सालों पहले दादी की शादी के लिए दहेज था। दादी शेरगिल फैमिली से थी, जो लिटरेचर वर्ल्ड में भी डोमिनेट पोजीशन के थे। शेरगिल फैमिली के पूर्वज दरबार में हाई पोस्ट के ऑफिसर हुआ करते थे। दो फैमिली, शेरगिल और गुप्ता के बीच क्लोज रिलेशन थे और शेरगिल फैमिली को भी गुप्ता फैमिली के समान ही भाग्य का सामना करना पड़ा। प्रेजेंट में शेरगिल फैमिली का कोई वंशज नहीं था। ड्रेसिंग टेबल, बक्से और कंघी पीले शीशम से बने दहेज का एक पूरा सेट थे। इस प्रकार की लकड़ी कंट्री की टॉप 4 लकड़ी में सबसे महंगी थी और यह बहुत वैल्यूएबल थी। क्लोकरूम फूलों और पक्षियों के साथ कढ़ाई वाली स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ था। इसका आकार लगभग 30 वर्ग मीटर था। वह इन्फेल्यूटेड महसूस कर रही थी, जैसे कि वह पुराने जमाने के सबसे अच्छे हरम में चली गई हो। वह बंगले में हर जगह मां के लिए ग्रपी का प्यार देख सकती थी। उसे अपनी लास्ट में याद आया जब वो पहली बार ग्रपी के घर आई थी। उसे नहीं पता था कि ये दहेज कितना वैल्यूएबल है। ग्रपी उस समय आग बबूला हो गए थे जब उसने गलती से पीले शीशम से बनी एक कंघी तोड़ दी। उस वक्त वो ग्रपी के रिएक्शन से नाराज थी। ये सिर्फ एक और घटिया कंघी है ना? इसके बारे में इतना अच्छा क्या है? ग्रपी बहुत ही गुस्से में थे। वह भाग गई और उसी दिन वर्मा फैमिली में वापस चली गई। इस लाइफटाइम में वह बेहतर ढंग से समझ सकती थी कि ग्रपी गुस्से में क्यों थे। ये पीले शीशम का सेट दादी का दहेज था और 2 पीढ़ियों से दादी और माँ का था। अब जबकि दादी और माँ चले गए थे, ये आइटम सेंटिमेंटल वैल्यू से भरे हुए थे। इस प्रकार ग्रपी ने उन्हें और कीमती बना दिया। इसलिए जब रितिका ने इन वस्तुओं को इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो वह दुखी और बर्बाद हो गया। इसके अलावा ग्रपी ने उसे एक्सेप्ट किया और उससे बहुत प्यार किया, दूसरों के ऑपोजिट जो सोचते थे कि वह बुरी थी। इसलिए उसने अपनी मर्जी से इन वैल्यूएबल वस्तुओं को रितिका को दे दिया था, लेकिन उसने उन्हें संभाला नहीं और इसके बजाय कंघी तोड़ दी, जिससे वह निराश हो गए थे। ग्रपी दुनिया में अकेले थे जो वास्तव में उसकी परवाह करते थे। रितिका ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे ज्वेलरी बॉक्स को ध्यान से छुआ। फिर उसने कंघी को छुआ और बहुत सावधानी से उसे ज्वेलरी के बॉक्स में डाल दिया। उसने मुड़कर देखा और ग्रपी को दरवाजे पर देख रही थी। उसने खुशी खुशी उनको ग्रीट किया। ग्रपी, ये कमरा आपकी माँ का था, क्या आपको ये पसंद है? उसने पूछा। उनकी मिक्सड फीलिंग पहले खुशी और सांत्वना में बदल गई थी जब उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी माँ की सभी चीज़ों को संजोया और सावधानी से संभाला। इस सीन ने उन्हें उनकी स्वर्गीय पत्नी और बेटी की याद दिला दी।
हाँ, मुझे ये पसंद है। जब मैंने अभी अभी कदम रखा तो मुझे भ्रम हो गया था, जैसे कि मैंने एक अलग ही टाइम में पैर रखा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई पुराने जमाने से मालकिन थी। वो विस्मय से बोली और चारों ओर देखा और कमरे की डेकोरेशन को देखा। इस कमरे को तुम्हारी दादी ने डेकोरेट किया था। ज्यादातर डेकोरेट आइटम्स आपकी दादी के दहेज का हिस्सा हैं। सालों पहले जब तुम्हारी माँ की शादी हुई थी, तो मेरा इरादा उन्हें वर्मा फैमिली में भेजने का था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। वह चाहती थी कि आइटम यही बने रहें और मुझे कंपनी बनाए रखें। उसने महसूस किया था कि सौभाग्य से इन वस्तुओं को वर्मा फैमिली को नहीं भेजा गया था, नहीं तो किसी और को फायदा होता। जब माँ की शादी हुई तो इस बंगले में केवल ग्रपी ही बचे थे। अगर आपके लिए कुछ नहीं बचा होता तो आप अकेलापन महसूस करते। रितिका अपनी माँ के इरादों को समझ रही थी। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने उसके चेहरे की कड़ी नज़र को छोड़ दिया। उसने कहा, इस कमरे में डेकोरेशन तुम्हारी माँ की पसंद के अकॉर्डिंग थी। तुम चाहो तो उन्हें फिर से भी कर सकती हो। रितिका ने कमरे के हर कोने पर एक नज़र डाली और फिर अपना सिर हिलाया। सब कुछ बहुत बढ़िया है। मुझे ये पसंद है। यहाँ की डेकोरेशन ग्रपी और दादी के एफिट्स और माँ के लिए प्यार को शो करती थी। मैं इसे बदलना नहीं चाहूंगी। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने मुंह फेर लिया और कहा, मैंने किशन से सुना है कि आप बहुत सारा सामान नहीं लाए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस उसे बताएं और वह आपके लिए उसे ले आएगा। थैंक्स, ग्रैपी। रितिका ने सिर हिलाया। ओल्ड मिस्टर गुप्ता मुस्कुराए। ये भी तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ग्रैपी कोई अजनबी नहीं है। इस बार रितिका अब अपने आंसुओं को रोक नहीं कर पाई। कुछ ही देर में वह रोने लगी। हाँ, ग्रैपी। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने रितिका को अपनी बाहों में खींच लिया और अपने झुर्रियों वाले हाथों से उसकी पीठ थपथपाई। इन कुछ सालों में ये तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन रहा है।